हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल्स पे सीरीज चल रही है, चाहे हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल हो, चाहे हमारा स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल हो, जिसमें हम आप लोगों के लिए एक स्टॉक उठाते हैं, उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री जानते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली उसने कैसा परफॉर्म करा है और क्या कर सकता है डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो शेयर रहेगा, इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटेस्ट टॉपिक्स में चल रहा है और उसकी चर्चा चली रही है जब से बेचारी आरबीआई ने हमारे कुछ उसके ऑपरेशंस पे बैन लगाया। कुछ तो मैं नहीं बोलूंगा, मेन ऑपरेशन पे बैन लगाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसकी भी गलतियां रही हैं। आरबीआई ऐसे जो हमारा आरबीआई है वो ऐसे किसी को बैन नहीं करता, ऐसे कोई भी उस पर पॉलिसी इंपोज नहीं करता जब तक कुछ इरेगुलरिटीज आरबीआई को कंपनी की साइड से नहीं दिखती हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे 197 कम्युनिकेशंस की एक ऐसी सब्सिडरी के बारे में जिसका नाम है पेटीएम। जैसे कि आपको पता है जो पेटीएम है, पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। सो गाइज आज हम सो गाइज आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में कि पेटीएम का बिजनेस क्या है। पेटीएम ने ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, जो आरबीआई ने उसको 29 फरवरी की लास्ट डेट दी है अपने ऑपरेशंस जो है अपने अकाउंट्स को हैंडल करने की, सेटल करने की, और जो 15 मार्च की लास्ट डेट दी है कि 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में जितने भी अकाउंट्स सेटलमेंट बची है या कोई ट्रांजैक्शन बची है वो पेंडिंग खत्म करने के लिए बोला है। सो गाइज, हुआ क्या है रिसेंटली, अभी आपने काफी बार सुना होगा कि जो आरबीआई है उसने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक ऑपरेशन था पेटीएम का, जिसके अंडर वो सेविंग्स अकाउंट खोल सकते थे, काफ़ी सारी और चीज़ें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे, एसआईपी कर सकते थे। तो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो ऑपरेशंस थे, आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद ये बोला कि जो पेटीएम है वो नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो प्लेटफॉर्म यूज कर पाएंगे, बट जो न्यू कस्टमर्स आएंगे वो मतलब ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। पेटीएम की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा स्टॉक पे, इतना ज्यादा आई कांट टेल यू क्या। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ। सो गाइस, जब न्यूज आई थी अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं आपसे एग्जैक्टली बात करूं, न्यूज आई थी आपकी 1 फरवरी के आसपास, तो 31 जनवरी के, मान लो 31 जनवरी के क्लोजिंग पे न्यूज आई थी। 31 जनवरी पे ये जो स्टॉक का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 760 रुपए था, मैं मान के चल रहा हूं। और अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 346.5 रुपीज। गाइज, स्टॉक में 55% का फॉल आ चुका है, 54.43 टू बी प्रिसाइज, और 413 रुपए 35 पैसे ये स्टॉक गिर चुका है। आधे से ज्यादा स्टॉक गिर चुका है, ठीक है, आधे से ज्यादा क्या, 55% स्टॉक गिर चुका है। और आपको पता है जिस जिस अगर किसी को इसकी लिस्टिंग मिली थी, इसका जो हाई लगा था लिस्टिंग के टाइम, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास, 2000 पे लिस्टिंग हुई थी इसकी। फिर 2000 से रिट्रेस लिया, फिर गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, गिरा। उसके बाद इसने लो लगाया था अप्रोक्सीमेटली, मैं बताऊं तो 525 रुपए का रो लगाया। 525 लो लगाने के बाद ये 840 गया, 835 बोल रहा हूँ, 835 गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, 1000 के लेवल तक गया, 990 का लेवल था अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो था, 990 तक भी गया, बट फिर 990 से सीधा बेचारा 340 पे आ चुका है स्टॉक। मतलब बहुत ज्यादा टूट चुका है। अब हमें देखना है कि आरबीआई ये जो उसने बैन लगाया पेटीएम पे, और इन जनरल पेटीएम इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा, कैसे से बाहर निकल के आएगा, क्या अपने मॉडल में वो कुछ चेंजेस करेगा, या फिर वो जो ऑपरेशन है उनको कंटिन्यू रखेगा। क्योंकि गाइस, कहीं ना कहीं एक मेजर चंक, बहुत मेजर चंक रेवेन्यू का उसको पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो एक इसकी एक सब्सिडरी थी पेटीएम की, जैसे 197 की एक सब्सिडरी है पेटीएम। पेटीएम की और बिजनेसेस बहुत थे, जिसमें वो वॉलेट का उसका एक बिजनेस था, एक फास्टैग का बिजनेस था, एक इसमें जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है उसमें आप शॉपिंग भी कर सकते थे, वो एक रिटेल बिजनेस था उसका। और एक और बिजनेस जो मेन बिजनेस था उसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, जिसके ऑपरेशन अब जो 29 के बाद न्यू कस्टमर्स वो ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। और ये भी बोला गया कि जितनी भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की 197 कम्युनिकेशंस, और जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जितने भी अकाउंट सेटलमेंट करनी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है, सबकी सेटलमेंट कर दी जाए। लास्ट डेट इसके बाद भी उनको एक 15 मार्च की हल्की एक्सटेंड करके डेडलाइन दे दी थी, क्योंकि उसके बाद फिर आरबीआई अपनी उस पर और हो सकता है, अगर ये कंप्लाई ना करे हमारा जो पेटीएम है, तो और कहीं ना कहीं इसको दिक्कत में वो आ सकता है बैंक। सो गाइज, मतलब मैं एक चीज बोलूंगा, जब हमारा कोविड का सिनेरियो आया था, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आरबीआई क्यों कर रही है, क्या कर रही है। इस आरबीआई कभी भी किसी कंपनी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती। पेटीएम की साइड से भी काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज थी। कहीं ना कहीं आपको पता है हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। तो दिक्कत क्या थी, जो पेटीएम था, आरबीआई ने पहले भी वार्निंग दी थी कि जो चाइनीज स्टेक होल्डर्स हैं, जो पेटीएम में चाइनीज स्टेक होल्डर्स की परसेंटेज है, ऑल दो वो ओवर एंड ओवर ईयर्स के साथ वो डिक्रीज हो रही थी, बट
क्योंकि अभी भी वो अच्छी खासी हेल्दी परसेंटेज थी। और कहीं ना कहीं पेटीएम पे बार बार एक्यूजेशन लग रहे थे कि जो इंडियन कंज्यूमर्स का डेटा है, जो उसके इंडियन कस्टमर्स का डेटा है, इंडियन क्लाइंटेल का डेटा है, जो पेटीएम के थ्रू अकाउंट्स का वो डेटा कलेक्ट करता था, कहीं ना कहीं उस पर बार बार ये एलिगेशन लगाए गए थे कि जो डेटा पेटीएम है वो बाहर भेज रहा है। मतलब चाइनीज जो उसके शेयर होल्डर्स है, उनकी जो पेरेंट कंपनी है उसके शेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये बार बार बात चुपती है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही ज्यादा इतने अच्छे नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आरबीआई फोर्स करती है कंपनीज को कि आप चाइनीज इन्वेस्टर से पैसा ना लो, बट कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज क्योंकि ज्यादा बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं ये जो एक टॉपिक उठ के आ रहा था बार बार की जो पेटीएम है वो बार बार इंडियंस के हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर से शेयर कर रहा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेजर चंक पेटीएम का चाइनीज ओन करते हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं अगर मैं बात करूं। तो कहीं ना कहीं बार बार ये एलिगेशन जब लगे तो आरबीआई भी एक टाइम में फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने सीधा बैन इम्पोज कर दिया। बैन इम्पोज किस पे कर दिया? हमारा जो मेन एक बैंक है, जो हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जो जिससे काफी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू आता है। अगर मैं बात करूं आपके पेटीएम की, जिसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करूँ गाइस, ये तो हमने बात कर ली कि 54.35% अप्रॉक्स गिरा। और गाइस इसमें जो सर्किट लगते गए, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगते गए इसमें, ये देखो एक ही दिन में ये सीधा यहाँ खुला, यहाँ पे बंद हुआ, फिर अगले दिन यहाँ खुला था। एक तारीख का ये रहा, 1 तारीख को यहाँ पे खुला, फिर दोबारा लोअर सर्किट, फिर 2 तारीख को यहाँ खुला, यही बंद हो गया, दोबारा लोअर सर्किट, फिर दोबारा लोअर सर्किट। जो सर्किट था वो 6 फरवरी को खुला। 6 फरवरी का थोड़ी बाइंग एक अपर सर्किट लगा ट्रैप करने के लिए, जिसे हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। डेड कैट बाउंस का मतलब होता है कि डेड कैट बाउंस मतलब जिन लोगों के पास शेयर थे उन्होंने कुछ पोजीशन एग्जिट करी, फिर दोबारा क्योंकि पोजीशन एग्जिट करी तो एग्जिट करने की वजह से ये प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा शॉर्ट्स क्रिएट हुए, फिर दोबारा प्राइस नीचे आ गया। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी जो स्टॉक है वो गिरे जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी आप एक चीज देख पा रहे हो कि स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रही। यार स्ट्रेंथ कैसे रहेगी जब आरबीआई ने इतनी हार्श पॉलिसीज इस पे इंपोज करी है? मतलब यार 2 दिन में स्टॉक 760 के लेवल से 2 दिन में 394 आ गया, और अब तो 344.60 जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भी गिरे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा पेटीएम को काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है कभी रिवाइव भी ना हो, बट कहीं ना कहीं पेटीएम इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडर एंड सीईओ। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कंपनी करेगी इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट क्योंकि यार अगर किसी कंपनी में ना आरबीआई की एक बार इंटरफेरेंस हो जाती है, तो उस कंपनी में दिक्कत क्या आती है, उस कंपनी को ना बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उस पर एलिगेशन ऐसे लग गए। अगर आप एक चीज बताओ, अगर किसी कंपनी पे ये एलिगेशन लग गया कि वो इन्वेस्टर्स का डेटा, वो अपने कस्टमर्स का डेटा, वो अपनी क्लाइंटेल का डेटा बाहर चाइनीज इन्वेस्टर्स का शेयर कर रही है, चाइनीज कंपनी का शेयर कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा अब थोड़ा पेटीएम फंस गई है काफी लंबे समय के लिए। गाइज अगर मैं आपको इसकी बैलेंस शीट पे लेके चलूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम, जिसके हमने बात करी कि जो 197 कम्युनिकेशन है वो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, पेटीएम उसकी एक सब्सिडरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में बात करें तो 22,392, मतलब 22,000 करोड़, 392 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस चल रहा है 353 का। हाई लो हम देख सकते हैं, इसको अपडेट करते रहेंगे तो जो करंट प्राइस है वो भी चेंज होता रहेगा। अब 347 आ गया, अब हाई रिसेंट हाई रिसेंट लो। स्टॉक का पी अब शो होना बंद हो गया बेचारा, 54% करेक्ट हो गया था। बुक वैल्यू इतनी है, फेस वैल्यू इतनी है। आरओसी आप देख पा रहे हो नेगेटिव क्यों चला गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -13.5%, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज -13.9% अगेन। और अगर गाइस मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँ तो इसमें प्रोज एंड कॉन्स आ रहे हैं। प्रोज में आप एक चीज देखो, अब यार कंपनी के बड़े फाइनेंशियल अभी अच्छे हैं, बट जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया। सेकेंडली आरबीआई की इंटरफेरेंस हो गई। आरबीआई की किसी भी कंपनी में एक बार इंटरफेरेंस हो गई तो उस कंपनी के लिए रिवाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रोस की मैं बात करूं, कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 231 डेज टू 97.1 डेज। काफी अच्छे प्रोज हैं कंपनी के। बट कॉन्स, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ऑफ -18% इक्विटी ओवर द लास्ट 3 years। गाइस मैं बार बार ये तो बोल रहा था, 1990, 1960, 2000 के लेवल पे लिस्टिंग हुई थी, कहाँ जाके पटका है शेयर को देख लो आप। जिन लोगों ने मान लो 2-2, 3-3 लाख रुपए, जिन्होंने एचएनआई कैटेगरी में हाई लो हाई और मीडियम सारे एचएनआई कैटेगरी में रिटेल में अप्लाई करा होता, मेरे को तो आई डोंट थिंक सो उनके पैसे कभी रिकवर होंगे। क्योंकि पहली बात तो ये स्टॉक जब आया था, जब उसकी वैल्यूएशन हुई थी, इट वाज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड बिकॉज इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी बैक देन। अगर प्रॉफिट हो भी रहा था तो उसके बाद जब धीरे धीरे कंपनी की और सब्सिडरीज खुली तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड हुआ। बट अब तो आरबीआई ने जिस हिसाब से इस पर इम्पोज करी है पॉलिसीज, आई पर्सनली फील दैट इसको जो नट है, जो पेटीएम का नट है, वो उसको और कसती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर कंपनी एंड माई बेस्ट विशेस इफ समवन इज वॉचिंग फ्रॉम पेटीएम। यार
बिजनेस बनाया आप लोगों ने, धंधा बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू रिकवर सून, वेरी सून। अब गाइज जैसे आपको पता है हम दो टाइप के रिजल्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है आपके कंसोलिडेटेड। जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स होते हैं वो जिस कंट्री में ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंडिया की बात करें, जो इंडियन ऑपरेशंस है उसका जो रेवेन्यू होता है, उसकी जो सारी बैलेंस शीट होती है वो होती है। और कंसोलिडेटेड में क्या होता है, अगर किसी कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस हैं तो वो और सारी सब्सिडरीज को मिला के, अगर जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं स्टैंड अलोन फिगर्स की बात करूं, तो स्टैंड अलोन में क्या आएगा, स्टैंड अलोन में आपकी जो पेटीएम है उसका आएगा, क्योंकि पेटीएम इज बेस्ड इन इंडिया एंड इट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। कंसोलिडेटेड में क्या आएगा, जो 197 कम्युनिकेशंस पूरी सब्सिडरी है, पूरा जो कंपनी है उसका क्या रिजल्ट्स है, उसकी क्या बैलेंस शीट है, ये फर्क हो जाएगा। स्टैंड अलोन में जैसे कि मैं आपको बात करी, ये आपका जितना भी सेल्स आ रही है ये सारी पेटीएम की है। कंसोलिडेटेड में बात करूं तो ये सारी 197 कम्युनिकेशन जो पूरी जो उसकी पेरेंट कंपनी है, सारा चिट्ठा पिट्ठा उसमें बता देंगे वो आपको। अब एक चीज देखो गाइस, अगर मैं बात करूँ आपसे, ये आपको पीयर कंपैरिजन भी मिल जाएगा, जोमेटो, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशंस, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो सीरियल नंबर होता है, ये जो रैंकिंग होती है ना, दिस इज बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे जैसे डिक्रीज होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरियल नंबर की नंबरिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आपको नहीं पता मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लाइक इफ अ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इफ पेटीएम डिक्लेयर्स इट्स बैंकरप्सी टुडे, so the cost or the value of assets, including starting from a chair, starting from a table, till the offices they own, the properties they own, the assets, the total assets they own, so इसकी जब पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है, ये कंपनी है क्या, कितना माल रखती है वो अपने पास। ठीक है। सो गाइज अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं, सारी फिगर्स कंसोलिडेटेड में देखेंगे, स्टैंड अलोन नहीं देख रहा अभी मैं, या चलो स्टैंड अलोन देख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको दोनों दिखा के बता के दिखाऊंगा। सेल्स दिसंबर 2020 में 742 करोड़ की थी, फिर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको इंक्रीज देखने को मिला था। दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर था 2138 करोड़ की सेल थी। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का था, लॉस कम हो रहा था, यहाँ पे -296 करोड़ का था जून 2023 में, फिर सितंबर 2023 में -266 करोड़ का हो गया, फिर दिसंबर 2023 में -192 करोड़ का हो गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस था, बहुत लॉस था, बहुत लॉस था, बहुत लॉस था, धीरे 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 लॉस कम हो रहा था, मतलब कंपनी की जो दिशा थी वो सही जगह जा रही थी। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट नहीं था, इट वाज स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी टिल द वेरी लास्ट क्वार्टर विच इज दिसंबर 2023। अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कंपनी कैसे मैनेज करती है, अब जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जो मार्च का जो क्वार्टर होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या करना है हमें आगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। बट मैं चाहता हूं जितनी भी मैं आप लोगों के लिए डिटेल सीरीज बना रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इससे आप सीखो, मतलब टेक्निकली स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, फंडामेंटली कैसे एनालाइज करना है। अगर मैं एक महीने के लिए भी स्टॉक खरीद रहा हूं तो उस एक महीने में मेरे को फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल करना है, उसके बिना मेरे को स्टॉक की डिलीवरी नहीं लेनी। इस बात को गांठ बांध लेना। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए स्टॉक लेना है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10, 15, 20 साल के लिए होल्ड करना है, टेक्निकली भी देखना है, एक महीने के लिए होल्ड करना है, तभी टेक्निकली भी देखना है, फंडामेंटली भी देखना है। गाइस तभी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, उस पर अच्छी खासी रिसर्च करता हूँ, पूरा चिट्ठा पिट्ठा पढ़ता हूँ उसका, फिर आप लोग के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में लेके आता हूँ। सो गाइस अगर अभी थोड़ा नीचे चले, तो अगर मैं कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करूँ, तो अब चलो स्टैंडर्ड लोन देख लेते हैं। सेल्स कंपनी की अच्छी बढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मार्च 2022 में 3892 करोड़ की सेल थी, उसके बाद मार्च 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, मतलब डबल भी नहीं हुई, तो 6028 करोड़ की थी। एक्सपेंसेस जो कंपनी के थे वो बढ़ रहे थे लगातार। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा था, बट लॉस धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो उसकी हमने बात ऑलरेडी कर ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे हम एनालाइज करते हैं। अब थोड़ा बैलेंस शीट पे देखते हैं। अब ये देखो, इसमें भी पहले स्टैंड लोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर स्टैंड लोन की बात करें तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब देखते हैं नेट कैश फ्लो। अब एक चीज़ देखो गाइस, 2017 में नेट कैश फ्लो 316 करोड़, मार्च 2018 में नेट कैश फ्लो इट वाज अ लॉस -448 करोड़ का, मार्च 2019 में 215 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 746 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 492 करोड़ का लॉस, मार्च 2022 में 1272 करोड़ का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो, मार्च 2023 में 1936 का नेट कैश फ्लो। ठीक है। अब गाइस जैसे कि आपको पता है, अब मैं अपने फेवरेट पोर्शन पे आ गया हूँ। फेवरेट पोर्शन है मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें मैं ये जरूर देखने में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ कि यार FIS के पास कितनी होल्डिंग है, DIS के पास कितनी होल्डिंग है, क्या FIS अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्या DIS अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्या पब्लिक की होल्डिंग कम करी जा रही है। और इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो,
पहले पब्लिक की होल्डिंग थी जब स्टॉक की लिस्ट, ये स्टॉक कब लिस्ट हुआ था, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आपका, पहली कैंडल बनी थी 18 नवंबर 2021 में। हाँ, तो ये जो रिसेंट, जो उसका सबसे रिसेंट वाला क्वार्टर था दिसंबर 2021 का, उसमें बस एफ की होल्डिंग थी 9.36%, डीआईएस की होल्डिंग थी ओनली 1.06%, पब्लिक के पास थी मेजॉरिटी होल्डिंग विच इज 89.58%। बट हुआ कंपनी ने धीरे धीरे स्टॉक, क्योंकि पिटे जा रहा था, उसने धीरे धीरे बायबैक करना स्टार्ट किया था। एक बार तो एक पॉइंट किया तो 95%, 94.51% तक भी उसकी शेयर होल्डिंग गई थी। बट कंपनी ने धीरे धीरे बायबैक करना शुरू किया, और फिर आप देख पा रहे हो क्या मेजर चंक सितंबर 2022 में जब पता चला 5.45% से जो एफ का स्टेक है, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक है, वो 5.45% से इंक्रीज करके 77.26% कर दिया था सीधा। अब मैं इंटरेस्टेड ये होऊंगा कि एफ कौन कौन है। अब गाइज ये जो आपको कंपनी दिख रही है ना एंडफिन, ऑल दो ये जो मैं बोल रहा था ना आरबीआई थोड़ा चाइनीज कंपनी, जो अलीबाबा की पेरेंट कंपनी है ना, ये एक और सब्सिडरी पेरेंट कंपनी, कुछ भी बोल लो, इसके रिलेशन, दिस इज बेस्ड इन चाइना, इसके जो ओनर्स हैं वो चाइना के हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइनीज हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये न्यूज़ आ रही थी ना, तो इसीलिए ये जो आपको एकदम 9.90 की होल्डिंग दिख रही है ना, ये इसलिए एकदम कम कराई गई थी, क्योंकि बार बार आरबीआई की उनके पास डॉक्यूमेंट जाए जा रहे थे, वार्निंग जाए जा रही थी कि भैया इसको कम कर लो, वरना जो उन्होंने एक्शन लिया है, बट भले ही अब तो एक्शन ले लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है आरबीआई ने वार्निंग नहीं दी थी, आरबीआई ने भर भर के वार्निंग दी थी। आरबीआई ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लेती गाइस। आरबीआई इज अ इट्स द गवर्निंग बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द गवर्निंग बॉडी व्हेन इट कम्स टू मनी इन इंडिया। और जो उसके रेगुलेशंस हैं, वी एज बिजनेस ओनर्स, वी एज कंपनी, वी एज इन्वेस्टर्स, हम सबको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट्स, व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो आरबीआई इज सुप्रीम, तो उसका लॉ अगर फॉलो नहीं कर जाता, तो आपने देख लिया पेटीएम का क्या हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो होल्डिंग थी फिर दोबारा 35% हुई, फिर दोबारा 30%, कम से कम ये वाला 21% भी गई थी। तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ना मिक्स एंड मैच था, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं बैलेंस शीट में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख पा रहे हो। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट थी कंपनी की, उसने ना बहुत जल्दबाजी करी आईपीओ लाने में। अगर वो अब भी आईपीओ लेके आती, थोड़ा वेट कर लेती। बट मैं बोलूँगा आप देख पा रहे हो, पहले एफ की 9.36% थी, सीधा अभी 63.72 चल रही है। जब कंपनी आई थी इसकी 89.58 से इंक्रीज हुई 94.51, अब 30.22 है। तो इतने मेजर चेंजेस जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में होते हैं ना, तो कंपनी को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टर्स आपके थोड़े गलत कंट्री से आ जाते हैं, और फिर आपको प्रेशर किया जाता है कि उनको उनकी जो शेयर होल्डिंग है कम करी जाए, हटाई जाए, तो ऐसा ही होता है जब कंपनी डेस्परेट हो जाती है पैसे उठाने के लिए मार्केट से। सो गाइज, हमने आज एक ब्रीफ एनालिसिस किया पेटीएम का, टेक्निकली फंडामेंटली। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उनको भी बताना यार कि पेटीएम की क्या कहानी चल रही है। पेटीएम वॉलेट में अगर पैसे पड़े हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं टू बी ऑन द सेफर साइड विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में डाल लो वापस। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कंपनी, बट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। गाइस, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। ऐसे ही और स्टॉक्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में दोबारा बताओ कि आप लोगों को और कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। आई होप इससे पहले जो मैं आपका एचडीएफसी बैंक की जो वीडियो डाली थी टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, आपने वो भी देखी होगी। और जो मैंने इससे पहले एक और वीडियो आपके लिए डाली थी टाटा मोटर्स टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, आपने वो भी देखी होगी। सो गाइस, अगर नहीं देखी तो गो चेक इट आउट। मैं एडिटर को बोलूंगा यहाँ पे पिन कर देगा वो। आपके लिए बहुत ही ब्रीफली एनालिसिस किया था मैंने टाटा मोटर्स का और एचडीएफसी बैंक का, जैसे आप लोगों के लिए पेटीएम का करा है। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बिना लाइक करे गाइज मत जाना, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहना, प्यार करते रहना, और लाइक जरूर करना वीडियो को। बताना किस पे, कौन से स्टॉक पे चाहिए, कौन से ऑप्शन ट्रेडिंग पे चाहिए, ऑप्शन बाइंग सेलिंग कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मेरे को सब बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज, विल बी बैक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज, बाय।